नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस का तीसरा अंक। 3 अंकों के इस नाटक में अब तक हमने ये पढ़ा कि बुद्ध को अकारण अपना प्रतिस्पर्धी मान बैठी सुंदरी बुद्ध की निवृत्ति मूलक जीवन पद्धति के विरोध में भोगवादी जीवन दृष्टि को विजित देखना चाहती है। और जिस दिन बुद्ध की पत्नी यशोधरा बुद्ध से सन्यासिनी के रूप में दीक्षा ग्रहण करने वाली हैं, भिक्षुणी बनने वाली हैं, उससे ठीक पहले रात्रि में वह कामोत्सव का आयोजन करना चाहती है, लेकिन उसके कामोत्सव में कोई भी मेहमान नहीं आता। एक भी मेहमान, एक भी अतिथि उपस्थित नहीं होता यदि मैत्रेयी को छोड़ दिया जाए। मैत्रेयी जो बुद्ध का सबसे घनिष्ठ मित्र है, और वह भी आके तुरंत वापस चला जाता है और इससे सुंदरी हतप्रभ रह जाती है। और प्रतिक्रिया स्वरूप सुंदरी ये करती है कि पूरे राजमहल में और विशेषकर सुंदरी के कक्ष में जो सजावट की गई है, कामोत्सव की तैयारियों के लिए जो व्यवस्था की गई है, जो भोजन और पानक की व्यवस्था की गई है, मद्यपान के पात्र वहाँ सजाए गए हैं, उन सबको उठा उठा के वह फेंकने लगती है, तोड़ने लगती है और अंत में मदिरा के नशे में निढाल होकर गिर जाती है। धीरे धीरे उसकी आंख भी लग जाती है, नींद आ जाती है उसे। लेकिन नंद नहीं सो पाता। पास की कक्ष में जहां श्यामांग का उपचार हो रहा है अलका की देखरेख में, उस श्यामांग का प्रलाप चलता रहता है और इसी के साथ साथ नंद का जो स्वगत कथन है, नंद जो अपने आप से कह रहा है कि इस पर मुझसे सहन नहीं होता, ये मुझे बेचैन किए हुए हैं। नंद सो नहीं पाता, चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता, कोई परिणाम नहीं निकलता। थक हार कर नंद आवाज़ लगाता अलका को। जब से नंद को आभास होता है कि श्यामांग है वो बेहोश हो गया है, बड़बड़ाते बड़बड़ाते प्रलाप करते करते जब श्यामांग बेहोश हो जाता है, अचेत हो जाता है, अलका को आवाज़ लगाता है नंद, और अलका कहती है तो अलका से वह अग्निकाष्ठ मंगाता है, सिगड़ी मंगवाता आग की, ताकि दीपक जला लिए जाए। और वह अलका के आग्रह करने के बावजूद स्वयं दीपक जलाता है, अलका को अवसर नहीं देता। वह सोचता है कि अलका दासी है और उसे ये अवसर ना मिले, यहाँ जो इधर उधर बिखरी हुई चीज़ें हैं इनको देखकर किसी प्रकार का ऐसा अनुमान लगाने का अवसर न मिले। और जब सुंदरी जागती है और रात की सारी बात भूल जाने के लिए कहती है और अपना श्रृंगार करने के लिए कहती है कि आप मेरा प्रसाधन करेंगे और आप मुझे वचन दीजिएगा कि आज आप कहीं नहीं जाएंगे, और कल जो कुछ घटित हुआ, मैंने नशे की पिनक में या आहत होने की वजह से जो कुछ किया उसे आप भूल जाएंगे, मुझे भी याद नहीं दिलाएंगे और भूल जाएंगे। क्योंकि नंद सुंदरी में पूरी तरह आसक्त है, इसलिए मैं तुरंत वचन दे देता है और कहता है कि मैं तो भूल जाऊंगा और तुम्हें याद भी नहीं दिलाऊंगा, लेकिन तुम स्वयं याद कर रही हो। सुंदरी अपना श्रृंगार करना चाहती है और दर्पण के सामने जब जाती है उसे लगता है कि मैं पुकारूं अपनी प्रिय दासी अलका को, लेकिन अलका के स्थान पर निहारिका प्रस्तुत होती है और कहती है अलका तो वैद्यराज के यहाँ गई है, कविराज के यहाँ गई है श्यामांग के उपचार के विषय में पूछने के लिए, और कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। लेकिन सुंदरी जानती है कि निहारिका वैसा श्रृंगार नहीं कर पाएगी जैसा अलका करना जानती है, इसलिए वह कहते हैं कि ठीक है मैं स्वयं कर लूँगी। और फिर जब नंद को बुलाकर कहते हैं कि आप दर्पण पकड़ लें, तो होता यह है कि नंद दर्पण पकड़ के खड़ा होता है, लेकिन दर्पण
वो जो भिक्षुओं की आवाज़ आती है साथ में, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये जो समवेत ध्वनियाँ हैं ये नंद को पुनः चिंतन की ओर ले चलती हैं। और जो ही भिक्षुओं का स्वर बंद होता है, नंद के हाथ से दर्पण टूट के चकनाचूर हो जाता है। सुंदरी नाराज होती है, वे आरोप लगाते हैं कि आप उस समय किसी और के विषय में सोच रहे थे। और सुंदरी अच्छी तरह जानती हैं कि वे किसके विषय में सोच रहे थे। वे जानते हैं कि आप यशोधरा के विषय में सोच रहे थे। जो भिक्षुओं का समवेत स्वर है उसमें आपको लगा कि इसमें यशोधरा जो मेरी भाभी हैं उन्होंने भी दीक्षा ली होगी और भिक्षा मांगने के लिए राजमहल के द्वार पर आई होंगी। लेकिन नंद इस बात को टाल जाता है। और आगे घटनाक्रम ये होता है कि अचानक अलका दौड़ती हुई आती है और आकर समाचार देती है कि तथागत बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं, वे भिक्षुक वेश में स्वयं यहाँ द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आए थे। लेकिन भिक्षा वह पा ना सके। 2 बार उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन जब कोई उत्तर ना मिला तो इस गवाक्ष की ओर, नंद और सुंदरी का जो महल है ऊपर, इसके गवाक्ष यानी खिड़की की ओर देख करके और तत्काल मुड़ चले, वापस चले। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन क्योंकि राजकुमार नंद और जो राजकुमारी नंद की पत्नी है सुंदरी, उनकी आज्ञा नहीं थी, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेने आई हूँ। तो इस पर सुंदरी तो कुछ नहीं कहते, वे कहते हैं कि जो आके लौट गया है उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नंद को लगता है कि बुद्ध मेरे बड़े भाई हैं, उनका अनादर हो गया। और सुंदरी से आग्रह करते हैं कि मुझे उनसे क्षमा मांग के आनी चाहिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। नदी तट पर जहाँ वे ठहरे हुए हैं वहाँ तक आने जाने में मुझे समय लगेगा, उतना ठीक है। इसके अलावा मैं घड़ी भर ठहरूंगा और वापस लौट आऊँगा। और सुंदरी उन्हें अनुमति दे देती है, लेकिन तो साथ ही आग्रह वह करती है कि मेरे माथे पर आप विशेषक बना दीजिए। विशेषक एक विशेष प्रकार का श्रृंगार होता था प्राचीन भारत में, जहाँ सुंदरियों के भाल पर यानी माथे पर नवग्रह चित्रित किए जाते थे। चंदन से, अगरू से आदि से जो सुगंधित और रंगीन जो पदार्थ हैं, उनसे माथे पर चांद तारे, चांद सूरज और ये जो 9 ग्रह हैं, बुध शुक्र शनि राहु केतु शुक्र, ये सब चित्रित किए जाते थे। उसकी परंपरा के अवशेष के रूप में आज भी जब वधू का श्रृंगार होता है, दुल्हन का श्रृंगार होता है, तो उसके माथे पर जो रंग बिरंगी बिंदियाँ लगाई जाती हैं, वे उसी का एक प्रकार से चला आता हुआ अवशेष है, चिन्ह है। तो इसे विशेषक बोलते हैं। और नंद ने कहा था कि कोई बात नहीं, जब अन्य प्रसाद में करने वाली दासी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार करूंगा, तुम्हारे लिए विशेषक बनाऊंगा। और जब सुंदरी जाते हुए नंद से कहती है आप विशेषक तो नहीं बना पाए, लेकिन कम से कम एक ग्रह तो बना दीजिए, ये लीजिए चंदन की कटोरी। और चंदन की कटोरी बढ़ा देती है। नंद है वह शलाका लेकर के और उसके माथे पर एक हल्का सा चंदन का बिंदु लगा देता है। और सुंदरी प्रश्न करती है कौन सा ग्रह है ये? और नंद उत्तर देता है कि ये सूर्य है। सुंदरी कहती है कि आप जब वापस लौट के आएंगे तब तक मैं इस चंदन को सूखने नहीं दूंगी, सूर्य का चिन्ह है उसे पानी से भिगो के गीला रखूंगी। और आप जो सूर्य परिवार के जो अन्य ग्रह हैं उन्हें वापस आके मेरे माथे पर चित्रित करेंगे। और साथ ही मैं अपने बाल भी तब तक नहीं बांधूंगी, केश नहीं बांधूंगी जब तक आप लौट कर नहीं आ जाते। नंद आश्वस्त करता है सुंदरी को कि मैं शीघ्र ही आ जाऊँगा, जल्दी ही आ जाऊँगा। और कहता है कि मैं हमेशा वही करूँगा जो तुम कहोगी या जो तुम चाहोगी, और वैसा ही करूँगा जैसा तुम चाहोगी। और ऐसा करके चला जाता है। और सुंदरी भी यही इस संवाद को अपने आप से कहती है, जैसे आत्मगत संवाद है, स्वगत कथन है कि हाँ आप ऐसा करेंगे, क्योंकि आपके भीतर क्या है इस बात को आप उतना नहीं जानते जितना कि मैं जानती हूँ, क्योंकि वह बहुत कुछ है जो अपने विषय में आप नहीं जानते, केवल मैं जानती हूँ। ये जो संवाद है इसके साथ में ये जो दूसरा अंक है वह पूरा होता है। शेष अंश है अगली हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।